नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर ईडी की गाज गिरी है। कांग्रेस नेता पर ईडी की कार्रवाई। राजीव जैन के घर पर ईडी ने छापा मारा है। जमीन की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला। राजीव जैन के घर पहुंची है ईडी। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी हैं जैन। पटेल नगर आवास पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस नेता पर ईडी की ये कार्रवाई है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर ईडी की गाज गिरी है। कांग्रेस के नेता पर ईडी की ये कार्रवाई है। उनके घर पर मौजूद है ईडी के अधिकारी। राजीव जैन के घर पर ईडी ने ये छापा मारा है। जमीन की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को ये झटका लगा है। राजीव जैन के घर पर ईडी की दस्तक है। ईडी वहां पहुंचकर दस्तावेज तलाश रही है, पूछताछ कर रही है। तो राजीव जैन के घर पर ईडी मौजूद है। वहां अधिकारी पहुंचकर जमीन की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला, जिसमें अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। राजीव जैन के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं जैन। पटेल नगर आवास पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। तो निकाय चुनाव से पहले ईडी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस को झटका लगा है। तो देहरादून में कांग्रेस नेता राजीव जैन के ठिकाने पर ईडी की ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने छापा मारा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं राजीव जैन, जिनके घर पर ईडी के अधिकारी मौजूद है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर ये गाज गिरी है। कांग्रेस नेता पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। राजीव जैन के घर ईडी ने ये छापा मारा है। हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं राजीव जैन। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, राजीव जैन के घर पर ईडी ने दस्तक दी है। अभी क्या कुछ हालात है? क्या कुछ दस्तावेज मिल पाए हैं? किस तरीके का मंजर वहां पर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक काफी करीबी माने जाने वाले हरीश जैन के घर पर आज ईडी की कार्रवाई हुई है। सुबह 5 बजे के करीब छापेमारी की कार्रवाई हुई। तो 5 बजे ईडी की जो गाड़ियां थी वो यहाँ पर पहुंची। तो इस बार सबसे जो आश्चर्य की बात देखने को मिलती हुई है कि ईडी के अधिकारियों के साथ साथ एसएस कोच के जवान भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहे। 18 गाड़ियां एक साथ यहाँ पर पहुंची और सीधे तौर पर घर पर के द्वारा छापेमारी करने का काम वहाँ पर किया गया। किसी भी व्यक्ति को इस दौरान अंदर जाने की अनुमति वहाँ पर नहीं है, ना बाहर से किसी व्यक्ति को अंदर जाने के, ना अंदर से किसी को बाहर आने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। ये कहा जा सकता है कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में जो सियासी माहौल है वो भी गर्मा चुका है। क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगाने का काम कर रही है कि जब चुनाव आते हैं ईडी की तरफ से कार्रवाई की जाती है और ये सभी चीजें भाजपा की स्तर पर यहाँ पर हो रही है। और लगातार कोशिश यही है कि इन चुनावों को प्रभावित करने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर हो सकता है, भाजपा की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। इसी ने कांग्रेस के नेताओं पर एक कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। जब मैं जो सूत्र बता रहे हैं इसी से जुड़े हुए छापामारी के, उनका कहना यही है कि जमीनों को लेकर जो खरीद लेनदारी थी उसी पर ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और इस पर कुछ भाजपा से जुड़े हुए सफेद जो नेता है उनकी जमीनों से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए ईडी की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी जो आधिकारिक जो बयान है उन बयानों के अभय, दोबारा संपर्क करेंगे। आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। लेकिन निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को यह झटका लगाया। 18 गाड़ियां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर पहुंचती है सुबह 4 बजे और 5 बजे के करीब ये कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा। कांग्रेस के नेता पर ईडी की कार्रवाई की गई है। राजीव जैन के घर पर ईडी ने ये छापा मारा है। बेहद करीबी बताए जाते हैं हरीश रावत के राजीव जैन। और एक बार फिर से कई दस्तावेज मिलने की बात भी कही जा रही है। राजीव जैन कांग्रेस के बेहद सीनियर नेता है, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े रहे हमेशा और ऐसे में हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब किन किन पर गाज गिरेगी
ईडी की देखना बेहद दिलचस्प होगा। हरीश रावत सरकार के दौरान 2014 में राजीव जैन को मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था और राजीव जैन के घर पर ईडी पहुंचती है। निकाय चुनाव से पहले ईडी की ये दस्तक अब सियासी गलियारे में तहलका मचा रही है। निकाय चुनाव से पहले अब कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर ईडी की गाज गिरी है। कांग्रेस नेता पर ईडी की कार्रवाई की गई है। सुबह 4 और 5 बजे के दौरान ये कार्रवाई की गई है। 18 गाड़ियां पटेल नगर आवास पर पहुंचती है। ईडी की छापेमारी की जाती है। कई अधिकारी उस दौरान वहां पर मौजूद होते हैं। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को यह झटका लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को, ईडी की कार्रवाई को भुनाती हुई भी नजर आएगी। बिल्कुल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर भाजपा के ऊपर राजनीति करने का आरोप यहां पर लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं भाजपा की तरफ से इस तरीके की ईडी की जैसी कार्रवाई यहां पर की जाती है और कांग्रेस नेताओं को फंसाने का काम यहां पर होता है। और इस बार भी ये कह सकते हैं जब निकाय चुनाव को लेकर यहां पर चर्चाएं तेज, आरक्षण जारी हो चुके हैं, तो फिर ऐसे में फिर एक बार फिर ईडी की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। और हरक सिंह राव जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनके बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर ये ईडी की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ईडी की छापेमारी यहाँ पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से कार्रवाई यहाँ पर हुई है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से माहौल इस समय चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में इस कार्रवाई का होना इस बात का भी द्योतक मान रहे हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही रूप में, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं ईडी या सीबीआई का सहारा लेने का काम सत्ताधारी दल की तरफ से यहाँ पर किया जाता है। अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई अभी गतिमान है। आधिकारिक बयान आने बाकी है कि क्या कुछ उनके पास दस्तावेज यहाँ पर मिले हैं जो जमीनों से जुड़ी हुई इस छापेमारी को बता रहे हैं। जमीनों से जुड़ा जो खरीद फरोख्त का काम यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अभी जिस रूप में ये सब चीजें हो रही है उसका कांग्रेस विरोध करने का काम यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, अभी उनसे बातचीत हमारी हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पिछले 3 साल से राजीव जैन बिल्कुल निष्क्रिय रूप में कह सकते हैं कि अपने जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य के चलते काफी परेशान थे। उनका किडनी से संबंधित उनकी बीमारियां हैं और ऐसे में अब जब ये ईडी की कार्रवाई हो रही है तो जबरन उन्हें परेशान करने का काम भाजपा की तरफ से वहां पर किया जा रहा है ईडी के माध्यम से। और बिल्कुल अब राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी अभी भी चल रही है। क्या कुछ दस्तावेज ईडी के अधिकारियों के हाथ लगते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। अब बने रहिए अभय हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो ईडी की गाज गिरी है। राजीव जैन के घर पर ईडी की ये मौजूदगी है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। खबरों बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकायों में आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट पर पार्टियों ने आपत्ति जताई है। आपत्तियों के आने का सिलसिला जारी है। 2 दिन में 55 आपत्तियां विभाग पहुंची है। नगर पालिका और नगर पंचायत में नाराजगी है। हरिद्वार की नगर पंचायत ढंडेरा पर बवाल है। अध्यक्ष पद को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है। ढंडेरा के अध्यक्ष पद पर आई 28 आपत्तियां। 14 दिसंबर को नगर निगम ने जारी किया था आरक्षण। तो लिस्ट पर पार्टियों ने आपत्ति जताई है। आपत्तियों के आने का सिलसिला जारी है। निकायों में आरक्षण की लिस्ट पर आपत्तियां जताई गई है। 2 दिन में 50 से ज्यादा शिकायतें मिली है। नाराजगी जताई जा रही है। लिस्ट पर पार्टियों ने अपनी अपनी बात भी रखी है। आपत्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन में 55 आपत्तियां दर्ज की गई है। तो नगर पालिका और नगर पंचायत में नाराजगी है। हरिद्वार की नगर पंचायत ढंडेरा पर यह बवाल है। 55 आपत्तियां अभी तक इस पूरे मामले में मिल चुकी है और लगातार आपत्तियों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, निकायों में आरक्षण की लिस्ट जारी हुई लेकिन लोगों को बेहद नाराजगी है अभी तक, यानी कि 2 दिन में 55 आपत्तियां मिल गई है। निकायों में जैसे ही आरक्षण लागू कर दिया गया था और आरक्षण में ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष और मेयर पद के जो सीटें थी उन पर यह आरक्षण जारी हुआ था। 14
दिसंबर को आरक्षण जारी करने का काम यहाँ पर आयोग की तरफ से कर दिया गया था। और उस आयोग के बाद आरक्षण जारी करने के बाद 7 दिन का समय आपत्तियों के लिए यहाँ पर दिया गया था। 2 दिन के भीतर 55 से ज्यादा आपत्तियां यहाँ पर दर्ज की जा चुकी है। सबसे ज्यादा आपत्ति ये कह सकते हैं कि हरिद्वार जनपद की जो नवनिर्वाचित जो नगर पंचायत है ढंढेरा, उस पर अध्यक्ष पद को आरक्षित करने को लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां यहाँ पर आई है। ये कह सकते हैं कि अभी तक इन आपत्तियों में जो राहत की खबर कही जा सकती है सरकार और आयोग के लिए, वो ये है कि मेयर पद पर किसी भी प्रकार से अभी तक कोई आपत्ति यहाँ पर जारी नहीं की गई है। यानी 9 के 9 निकायों में मेयर पद को लेकर कोई आपत्ति अभी नहीं आ पाई है। वार्डों पर जरूर ये कहा जा सकता है कि जो आरक्षण जो जारी हुआ है उन आरक्षण को लेकर आपत्तियां यहाँ पर आई है। इसके अलावा नगर पालिकाओं में सबसे ज्यादा आरक्षण को लेकर आपत्तियां यहाँ पर दर्ज करने मिल रही है, जिसमें खासतौर पर सत्ताधारी दल के विधायक और विपक्ष दल के विधायक वो आपत्तियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपत्तियां तो आ रही है। अभी 5 दिन का समय और यहाँ पर है, जिसमें जिस व्यक्ति को भी आरक्षण से संबंधित या जिस राजनीतिक दल को आरक्षण से संबंधित आपत्ति है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद उन आपत्तियों की सुनवाई यहाँ पर होगी, उन आपत्तियों का निस्तारण करने का काम आयोग की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आरक्षण लागू करने का काम यहाँ पर किया गया, जो आरक्षण सीटें यहाँ पर बताई गई है, वो सीधे तौर पर कई नेताओं के जो सियासी समीकरण है उनको बिगाड़ने का काम यहाँ पर कर रही है। जी, आखिर नाराजगी क्यों है ढंढेरा में? कोई खास वजह अब है? देखिए, सबसे बड़ी नाराजगी ये यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार से पहली बार इस नगर पंचायत का गठन यहाँ पर हुआ, पहली बार ही इस सीट को आरक्षित करने का काम यहाँ पर कर दिया गया अध्यक्ष पद की सीट को लेकर, उस पर लोगों की खासी नाराजगी यहाँ पर, क्योंकि कई ऐसे सत्ताधारी दल या विपक्ष कई ऐसे नेता थे जो लगातार लंबे समय से नगर पंचायत बनाने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। और इस बार जैसे ही नगर पंचायत का गठन यहाँ पर हुआ था, उनकी तरफ से चुनाव लड़ने की बातें यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन सीट आरक्षित होने से ये कह सकते हैं कि उनके सभी जो सपने थे उन सभी सपनों पर पानी यहाँ पर फिर गया। वो सभी मंसूबे उनके धराशायी यहाँ पर हो गए और चुनाव ना लड़ने की वजह से वो कह सकते हैं कि उनका जो राजनीतिक जो पतन है, वो पतन में भी कई हद तक चीजें यहाँ पर सामने आ रही थी। इसीलिए लोगों की नाराजगी यहाँ पर है। जबकि जो आरक्षण का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर सीधे तौर पर कहा गया कि अगर जो आरक्षित वर्ग की जो संख्या है, जनसंख्या वहां पर है, अगर वो 10,000 से कम है तो फिर उस सीट को आरक्षित श्रेणी से बाहर रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कई चीजें हैं जिस पर आयोग की तरफ ये कह सकता है कि आपत्ति का निस्तार करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जी, यानी कि आपत्तियों के आने का सिलसिला जारी है, अभी भी कई दिन बाकी है। अब क्या कुछ और भी संख्या बढ़ सकती है और इसके बाद इन आपत्तियों पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी अब है? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि जो 1 सप्ताह का समय दिया गया था उसमें सिर्फ 2 दिन का समय यहाँ पर व्यतीत हुआ है। 5 दिन अभी और यहाँ पर बचे हैं। इन 5 दिन के बाद ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपत्तियां यहाँ पर आएंगी, चाहे वो अध्यक्ष पद को लेकर हो या वार्डों में सभासद के पद को लेकर हो, उस सभी आपत्तियों का निस्तारण करने का काम यहाँ पर आयोग की तरफ से किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उन आपत्तियों के निस्तारण के बावजूद भी संतुष्ट नजर नहीं आ पाता, उसे कोई शंका वहाँ पर लगती है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि मामला कोर्ट की शरण में जाने के लिए भी तैयारी वहाँ पर की जा सकती है। कई दल या नेता इन चीज़ों की तैयारी यहाँ पर करने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपत्तियों पर कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती है तो फिर मामला कोर्ट के संज्ञान में जाएगा और कोर्ट की तरफ तो उस पूरे मामले को देखने का काम यहाँ पर होगा। तो ऐसे में लंबा और खींचने की संभावना यहाँ पर होती है। जितनी ज़्यादा आपत्तियाँ यहाँ पर होंगी और उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण न होने के बाद ये मामला कोर्ट की शरण में पहुँच सकता है, जिसके चलते जो निकाय के चुनाव है उनमें और देरी होने की संभावना यहाँ पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अभी तक 55 आपत्तियां आ गई है, 5 दिन और बाकी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कितनी आपत्तियां और भी दर्ज होती है और आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ती है। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी। तो वही निकाय चुनाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी की गई है आरक्षण लिस्ट पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, आरक्षण का अपना एक नियम होता है। उस नियमों के तहत और जो आयोग होता है, आयोग गठित होता है, उसके अनुसार ही आरक्षण होता है। और इसमें किसी की इच्छा के अनुरूप सभी जगह हो जाए ऐसा नहीं है। जो उसमें जो एक फार्मूला बनता है और जो जनसंख्या के मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर आयोग ने किया है। और अभी आपत्तियां सुनी जा रही हैं। अगर कहीं पर कुछ होगा तो निश्चित रूप से आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। आरक्षण घोषित होने के बाद
जिन लोगों के अपेक्षा अनुसार आरक्षण नहीं होता है या स्थिति बनती है तो उनको उसमें आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आपत्ति मांगी जा रही है उसमें लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और जिसका निस्तारण होगा उसके बाद फिर चुनाव की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को बागेश्वर के कांडा पहुंचे। सीएम धामी ने हेलीपैड से कांडा महोत्सव स्थल पर आकर वहां लगे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। थोड़ी ही देर में सीएम धामी ने कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के शुभारंभ के दौरान सीएम धामी कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। तो विभागीय स्टॉलों का सीएम ने निरीक्षण भी किया है। राज्य स्थापना दिवस पर हम सब राज्यवासियों से अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को बोली भाषा और संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया था और इसके पीछे उनका यही मंतव्य है कि हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों। भाइयों बहनों, ये महोत्सव हमारे छोटे कारीगरों को, दुकानदारों को, किसानों को, व्यापारियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। आज मैं उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाता हूं, वहां एक बात मुझे जो पूरे उत्तराखंड में एक जैसी दिखाई देती है। हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आज अपने हुनर से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं और उनके उत्पादों की जो मांग है आज पूरी दुनिया के अंदर होने लगी है। वहीं उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए आरक्षण सूची भी जारी हो गई, जिसे लेकर राजनीतिक दलों में चर्चाएं तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे प्रभारी सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और सबसे आरक्षण लागू हुआ है उसको लेकर भी बैठक शुरू हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाकर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पहले से बहुत प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने ये बेहतर प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। तो पार्टी में बैठकों का सिलसिला जारी है। निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। उत्तराखंड में आगामी नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के लिए आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है। हम लोगों के प्रभारी लोग इसमें बहुत सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ है तो उसको लेकर भी बैठकें शुरू हो गई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाई जाए और कोशिश ये होगी कि एक राय करके किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार हम पहले से बहुत बेहतर परिणाम इस बार ला के देंगे। बीजेपी ने निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की लिस्ट को विधि सम्मत बताते हुए इसे लेकर कांग्रेस के आरोपों को जानकारी का अभाव और चुनाव को लेकर डर बताया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति सदस्य रहे विनोद चमोली ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सभी वर्गों को पूर्व निर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है, लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने की बहाने खोज रही है। घटा सकते हैं ना, हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप एससी आरक्षण की बात करें तो नगर निगम में 9% है, इसी तरह से 14% आपका नगर पालिका में है और 13% आपका नगर पंचायत में है। तो जो परसेंटेज फिक्स है उसी के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण दिया है। इसी प्रकार ओबीसी में भी हुआ है, इसी प्रकार एसटी में भी हुआ है। एसटी में नगर पालिका में और नगर पंचायतों में 1-1 सीटें उसके लिए आरक्षित हुई है, क्योंकि यही संख्या उनकी अनुमानित वहां पर है और नगर निगमों में उनकी संख्या बहुत ही न्यूनतम है, इसलिए उसको आरक्षण नहीं मिला है। इस तरह महिलाओं का जो 33% का आरक्षण था वो सुनिश्चित किया गया है ओवरऑल। और इसके साथ साथ जो ओबीसी का आरक्षण है
तो नगर निगम में 18% आरक्षण है। इसी तरह से नगर पालिका में लगभग 28% आरक्षण, 27.9 है। और आपका जो नगर पंचायत है इसमें 34.8, लगभग 35% का आरक्षण जो सुनिश्चित हुआ है। और एक डेडिकेटेड जो आयोग था, जो इसके लिए ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसने जो सिफारिशें दी है उसके आधार पर ये आरक्षण तय हुआ। ये सरकार ने भी नहीं किया, ये उस आयोग की सिफारिशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आरक्षण तय हुआ है। तो जितना आरक्षण सुनिश्चित हुआ है वो आरक्षण नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में दिया। वहीं पहाड़ी उत्पादनों को बढ़ावा देने के साथ ही काश्तकारों की आर्थिक बढ़ाने के उद्देश्य से विकास खंड के परिसर में एक बार फिर से स्थानीय उत्पादन को बाजार देने के लिए पहल की गई है। इसमें विभिन्न क्लस्टरों, किसानों और समूहों से जुड़ी महिलाओं के द्वारा उत्पादित सामग्री को जन सामान्य को मुहैया कराने की एक पहल की गई है। सभी काश्तकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग खूब खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा स्थानीय जो हमारे किसान हैं उनके द्वारा जो उत्पादित सामग्री है उनको लेकर हमने यहाँ पर एक छोटा सा बाजार देने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये महिलाएं स्वयं के द्वारा उत्पादित सामग्री है, इसमें इनकी सब्जी हैं, इनके द्वारा उत्पादित राजमा है, चौलाई है, जो जो चीज़ें यहाँ पहाड़ में होती हैं और पहाड़ की जो समृद्ध विरासत है, इनके ऊनी कपड़े हैं, इन सब को लेकर, क्योंकि शीतकालीन प्रवास के दौरान जब यात्रा काल शुरू नहीं रहता तो इनको एक बाजार देने की आवश्यकता होती है। जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हमने आज से ये संडे मार्केट यहाँ पर पुनः प्रारंभ किया है। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन बीच में कुछ कारणों से वो लगातार चल नहीं पाया, लेकिन अब हमारा ये प्रयास है कि लगातार चलता रहेगा, लोगों को बाजार मिलेगा और हमारे जो स्थानीय किसान हैं, जो कृषक हैं, जो असज्जी की महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित सामग्री है वो सारे लोगों को मुहैया होगी, ताकि वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो निश्चित रूप से फलीभूत हो। वही आगामी निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण और राज्य की स्थिति को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में समन्वय समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ प्रतापनगर और भगवानपुर के विधायक ने शिरकत की। वहीं कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के मुद्दे और महिला और एससी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी इसमें चर्चा की गई थी। साथ ही साथ प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और खनन जैसे मुद्दे पर इसमें विस्तृत चर्चा की गई। तो समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। समन्वय समिति की बैठक हुई है हमारे पीसीसी कार्यालय पर, जिसमें प्रमुख मुद्दा था महिलाओं को आरक्षण की स्थिति। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति को की अनदेखी करती है। हमारे हरिद्वार में ले लीजिए, हरिद्वार में केवल रुड़की शहर को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी महिला के लिए सीट नहीं रखी गई है, जबकि हमारा देश गांव में बसता है और महिलाएं गांव की हमारे विकास से अभी भी बहुत दूर है। महिलाओं को उन योजनाओं की ना तो जानकारी होती है, सरकार की योजनाओं की, ना उन तक वो योजनाएं पहुंच पाती है, तो महिलाएं दूसरे पर डिपेंड रहती है। हालांकि हम अपने क्षेत्र में यही कोशिश करते हैं कि हमारी महिलाओं तक सभी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन अभी सरकार को इस ओर ध्यान देने की। प्रदेश में कांग्रेस की एक समन्वय समिति है, उसकी बैठक थी। उसमें तय किया गया कि 18 तारीख को गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा और जो विशेष मुद्दे हैं, एक तो इस सरकार ने विधानसभा में तय किया था कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति क्या होगी, परवर समिति का गठन किया गया था। परवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जानी थी, लेकिन वो नहीं रखी गई और विधानसभा से पास करके ही उस पर निर्णय लिया जाना था, लेकिन एक तो वो नहीं किया गया। दूसरा, 10,000 से कम जनसंख्या वाले, अनुसूचित जाति के कम जनसंख्या वाले जो नगर निगम है, उनको आरक्षण से मुक्त कर दिया गया। उनमें अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं आएगा। ये एक
जो बड़ी संख्या में हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, उनके हकों पर ये कुठाराघात है। तीसरा, लोकसभा में लगातार अडानी के मामले में सरकार गंभीर नहीं है, विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश, ये घर घर गली गली तक भ्रष्टाचार इन्होंने पहुंचा दिया है। खनन के मामले में अब तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने लोकसभा में उठाया कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।